हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम इन फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इसके एग्जांपल्स। तो इसके एग्जांपल में ही एक एग्जांपल है इसका रॉकेट प्रपल्सन। आज स्टूडेंट्स हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, ये रॉकेट प्रपल्सन क्या है। मीन्स ये रॉकेट के जरिए हम लोग सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करते हैं जो स्पेस में, ये कैसे करते हैं, उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या रोल है। तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या रोल है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है। रॉकेट जब ऊपर जा रहा होता है तो आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, कभी किसी माध्यम से आपने देखा होगा कि उसमें बहुत ह्यूज अमाउंट में फ्यूल बर्न होता रहता है, पीछे की तरफ तेजी से गैस निकलती रहती है और रॉकेट और फॉरवर्ड स्पीड में जाता रहता है ना। अब सोचिए, अगर रॉकेट यानी सैटेलाइट को हमें स्पेस में लॉन्च करना है तो उसको कितनी ज़्यादा स्पीड देनी पड़ेगी। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई बॉडी जाएगी तो अर्थ के रेंज से, यानी उसकी जो ग्रेविटी है, इससे बाहर जा पाएगी। अब इतनी ज़्यादा स्पीड दे पाना यहाँ से बड़ा मुश्किल काम होता है। तो करते क्या है रॉकेट क्या काम करता है। रॉकेट के बारे में सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो उसमें बताऊं थ्री मतलब स्टेज में रखे होते हैं फ्यूल्स, है ना। तो पहले ये 3 चैम्बर, एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, है ना। अब आगे होता है सैटेलाइट वाला पोर्शन। ओके, तो पहला चैम्बर जब जल रहा होता है तो रॉकेट सीधे अप उड़ जाता है और उसकी स्पीड बढ़ती रहती है। क्यों, जरा आप सोचिएगा। इसको जब छोड़ दिया गया है तो छोड़ने के बाद स्टूडेंट्स अब जो है इस पर कोई फोर्स लगाने वाला यहाँ पे मशीन, इंजन ऐसा कुछ नहीं लगा है जो इस पर फोर्स लगाएगा और इसकी स्पीड बढ़ाएगा, कुछ नहीं लगा है। बस एक ही बात है, इसमें फ्यूल बर्न हो रहा है, गैसेस पीछे की तरफ निकल रही हैं। तो ओवरऑल देखेगा स्टूडेंट्स, जब गैसेस जल रही हैं, गैसेस बाहर फ्यूल जल रहा है और गैसेस बाहर निकल रही हैं, ओवरऑल इसका मास कम हो रहा है। क्या हो रहा है, मास कम हो रहा है। मास कम हो रहा है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी यानी मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। इस प्रकार से यानी जब रॉकेट ऊपर की तरफ मतलब ये फ्यूल बर्न हो रहा होता है, गैसेस बाहर निकल रही होती हैं, तो रॉकेट की वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज कर रही होती है। तो फर्स्ट चैम्बर जब तक फ्यूल ऑफ फर्स्ट चैम्बर जब तक जल रहा होता है तब तक ये इधर वर्टिकली अपवर्ड जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब फर्स्ट चैम्बर डिटैच हो जाता है, सेकंड चैम्बर का फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होता है और तब जो है रॉकेट थोड़ा थोड़ा टिल्ट होना शुरू होता है और उसके बाद जाकर के ऊपर, बहुत ऊपर जाने के बाद जब थर्ड चैम्बर शुरू होता है तो रॉकेट तब तक हॉरिजॉन्टल हो चुका होता है और प्रॉपर स्पीड देने के बाद थर्ड चैम्बर का फ्यूल भी खत्म हो जाता है और रॉकेट पूरी तरह से सैटेलाइट से डिटैच हो चुका होता है। अब सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। फिलहाल ये लॉन्चिंग वाली बात पूरी तरीके से एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगा जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो बात है कि क्या प्रोसेस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ है, इसमें क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ है। आइए मैं अब मैथमेटिकली थोड़ा सा आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। माना कि ये रॉकेट को मैं 3 स्टेज में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये देखिए, ये कोई रॉकेट है ना, इसमें फ्यूल भरा हुआ है। मान लीजिए कि यहां तक फ्यूल भरा हुआ है शुरू में और इसका मास है m0, इसका इनिशियल मास है, और ये इसकी जो वर्टिकल अपवर्ड वेलोसिटी है v0 है, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी। ओके, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो स्टूडेंट्स,
रॉकेट हो गया, माना कि वे बर्न करना शुरू करता है, यहाँ पे फ्यूल नीचे की तरफ फ्यूल बर्न करना शुरू करता है, यहां से हाँ बर्न करना शुरू करता है, और आफ्टर सम टाइम टी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी यानी एट टाइम टी इक्वल टू 0। आफ्टर सम टाइम ये फ्यूल बर्न करना शुरू करता है, तो रॉकेट की पोजीशन सिचुएशन जो होगी वो आपको इस तरीके से दिखाई दे सकती है। ये रॉकेट ऐसे ही है, माना कि फ्यूल थोड़ा सा बर्न हो चुका है, यहां तक बचा हुआ है फ्यूल, ये गैसेस ऐसे बाहर निकल रही हैं, गैसेस बाहर निकल रही हैं। तो एट टाइम टी इसका मास आफ्टर टाइम टी, m is mass of the rocket and v be the velocity of the rocket. ओके, आफ्टर टाइम टी, माना कि टाइम जब टी बीत जाता है तो रॉकेट का मास m हो जाता है और वेलोसिटी v हो जाती है। डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो ये m है, m इज लेस देन m नॉट, मास कम हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन v नॉट। इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में जो वेलोसिटी थी उससे ज्यादा ये वेलोसिटी है। ठीक, अच्छा अब बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं dt का, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं dt का, और उसमें कितना मास इसका बर्न होता है, यानी रॉकेट के मास में कितने की कमी आती है, यानी कि कितनी गैस बाहर निकलती है ना। थर्ड स्टेज में आपको मानता हूं, ये देखिए थर्ड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। इसमें फ्यूल थोड़ा सा और बर्न हुआ, फ्यूल थोड़ा सा और बर्न हुआ, ये देखिए फ्यूल मतलब और बर्न हुआ, गैसेस निकल रही हैं। माना कि गैसेस जो निकल रही है कांस्टेंट स्पीड वीजी से निकल रही हैं, ये जो गैसेस निकल रही है ना, ये कांस्टेंट स्पीड वीजी है ना, स्पीड ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गैसेस की स्पीड है, यानी बर्न आउट स्पीड ऑफ द गैसेस, है ना, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैसेस, ये है। ओके मैंने क्या बोला, थोड़ा टाइम बीत चुका है, ये कब का टाइम है, एट टाइम टी प्लस डी टी, ये केस है एट टाइम टी प्लस डी टी की, यानी लेट डीएम बी द मास ऑफ फ्यूल burned out in time dt। टाइम dt में कितना फ्यूल बर्न हो गया है वो डीएम मास है, ठीक है, और यानी इतनी गैस बाहर निकली होगी, ठीक, एंड डीवी बी द change in velocity of the rocket। dv be the change in velocity of the rocket। भाई सिंपल सी बात है, छोटा सा टाइम इंटरवल dt लेंगे, आपका टाइम t, t प्लस dt का मतलब यही कि आपका टाइम t, ये देखिए टाइम t पर यह कहानी है ना। आफ्टर टाइम बोलने के बजाय अगर यहां पर हम
एट इंस्टेंट टी बोले तो और बढ़िया, क्योंकि एट टी टाइम टी इक्वल टू 0 बोला हूं, एट इंस्टेंट टी मतलब आफ्टर टाइम टी हो ही गया। तो एट इंस्टेंट टी ये कहानी है अपनी, ये वाली कहानी है, मास है, वेलोसिटी है, वगैरह वगैरह। तो टाइम टी के जस्ट आफ्टर dt टाइम इंटरवल में, छोटे से टाइम इंटरवल dt में जो फ्यूल बर्न हुआ यानी जो गैस बाहर आई उसका मास है dm, और रॉकेट की वेलोसिटी में जो चेंज होगा एक प्रकार से चेंज इंक्रीज होगा, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये है dv, ऐसा माना गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि स्पेस कम है तो हमें इरेज करना पड़ेगा। मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आपको मतलब है v नॉट, m नॉट, v नॉट, m और v, dt, dm, dv, ये क्या है आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं बता दूं, क्योंकि सर बार बार आप यही बता रहे हैं, हाँ, क्योंकि पूरी बात आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ये बातें पता रहेंगी। इनिशियली एट इंस्टेंट t इक्वल टू 0 मास और वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज m नॉट एंड v नॉट। एट इंस्टेंट t मास एंड वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट आर m एंड v रिस्पेक्टिवली। ओके, आफ्टर, यहां पे एक बात मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि चूंकि मास इसका डिक्रीज कर रहा है, रॉकेट मास ऑफ द रॉकेट इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। मास डिक्रीज कर रहा है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। इसी वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने चल रहे हैं हम लोग, है ना। और फिर हमने कहा इसी टाइम टी पर छोटा सा इंटरवल dt लिया, इसमें कितनी गैस बाहर आई वो dm है। रॉकेट की वेलोसिटी में, गैस की वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, है ना। रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल या रेट ऑफ एग्जॉशन ऑफ गैसेस फ्रॉम द रॉकेट कांस्टेंट है, और वो है vg, है ना। स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये कांस्टेंट है vg। ओके, तो हमने क्या सारी चीजें बता दी आपको। आइए अब कैलकुलेशंस करते हैं कि इस वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारी चीजें मैंने क्रम से लिख दिया है। m नॉट b नॉट बी द इनिशियल मास एंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t, मास ऑफ रॉकेट इज m, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज v, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज vg, जिस स्पीड से गैस बाहर निकल रही है वो vg, इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt एट एनी इंस्टेंट t, इसी इंस्टेंट t पर dt टाइम इंटरवल dm इज द मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस, यानी स्मॉल डिक्रीज इन मास ऑफ रॉकेट। गैस बाहर निकलेगी तो रॉकेट का मास कम होगा, जितना कम हुआ टाइम इंटरवल dt में वो dm है। dv विद द स्मॉल इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। सारी बातें मैंने एक तरफ से यहां लिख दिया। ये रॉकेट की सिचुएशन मैंने दिखा दिया है, स्पेस कम होने में काफी छोटा दिखाया है, तो आप लोग को क्लियर तो पहले से ही मैंने कर दिया है। आइए लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं, यानी टोटल मोमेंटम एट इंस्टेंट टी इक्वल टू टोटल मोमेंटम एट इंस्टेंट टी प्लस dt। तो मैं लिखूं ऐसे, टोटल मोमेंटम एट इंस्टेंट t इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम एट इंस्टेंट t प्लस dt। रॉकेट के मोमेंटम की बात की जा रही है, तो आइए बात करते हैं। रॉकेट मतलब पूरा रॉकेट फ्यूल गैसेस को मिलाकर एक सिस्टम है जिसका टाइम t पे मास है m और वेलोसिटी है v। रॉकेट में फ्यूल और गैसेस सबको मिलाकर एक सिस्टम है, उस सिस्टम का मास है m, वेलोसिटी है v, मोमेंटम हो गया mv। लेकिन आफ्टर टाइम dt इस रॉकेट का मास बदल गया, रॉकेट का मास हो गया m माइनस dm। अब वेलोसिटी भी चेंज हो गई, v प्लस dv हो गई, वेलोसिटी भी चेंज हो गई, v प्लस dv हो गई। और हाँ,
जो मास निकला है, बाहर आया है, ये तो रॉकेट का मोमेंटम हो गया ना, रॉकेट का मास, रॉकेट की वेलोसिटी, रॉकेट का मोमेंटम। लेकिन जो गैस बाहर आई है वो भी तो टाइम टी पर पार्ट ऑफ रॉकेट थी। जो गैस बाहर आई है वो भी टाइम टी पर पार्ट ऑफ रॉकेट थी। मतलब ये मोमेंटम लिख रहे हैं तो निकली हुई गैस का मोमेंटम भी लिखना पड़ेगा। और रॉकेट का मोमेंटम अगर हम अपवर्ड है और पॉजिटिव ले रहे हैं तो जो एग्जॉस्ट गैस है, जो गैस बाहर की तरफ निकली है, जो कि डाउनवर्ड है, तो उसके मोमेंटम को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो लगाएंगे माइनस मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस dm इंटू इट्स वेलोसिटी vg, माइनस dm इंटू vg। ओके भाई, टाइम टी पर एक ही बॉडी थी, रॉकेट था, रॉकेट के अंदर फ्यूल था, गैस थी, जो भी था सब रॉकेट के अंदर था। तो रॉकेट का मास, रॉकेट की वेलोसिटी ले लिया। लेकिन आफ्टर टाइम टी वही रॉकेट दो पार्ट में बढ़ गया, एक बचा हुआ रॉकेट और एक निकली हुई गैस। बचे हुए रॉकेट का मोमेंटम माइनस निकली हुई गैस का मोमेंटम। माइनस क्यों? क्योंकि अपवर्ड मोमेंटम को पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड मोमेंटम को नेगेटिव लेंगे। बात है क्लियर? ओके, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आगे सॉल्व करके क्या मिलता है हमको। एम वी इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं एम का वी में, हो जाएगा एम वी, फिर एम का डी वी में प्लस एम डी वी माइनस डी एम का वी में, डी एम इंटू वी, फिर माइनस इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस डी एम इंटू डी वी माइनस डी एम इंटू वी जी। ओके स्टूडेंट्स, डी एम इंटू वी जी ऐसे लिख दिया हमने। यहां से देखिए एम वी और एम वी तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ से जीरो हो जाएगा ये क्वांटिटी इधर। ओके, यहां पे एम डी वी है, यहां पे डी एम इंटू वी है, यहां पे डी एम इंटू वी जी है। तो एम डी वी को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस इन दोनों में से डी एम को कॉमन कर लेते हैं, वी प्लस वी जी। क्या किया हमने? डी एम को कॉमन कर लिया, तो मिला क्या हमको? v प्लस वी जी। आगे डीएम डीवी, ये डीएम डीवी को छोड़ दें तो बेटर होगा। दिस क्वांटिटी गोज टू जीरो बिकॉज डीएम इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड डीवी इज ऑल्सो स्मॉल क्वांटिटी। डीएम भी बहुत छोटी क्वांटिटी है और डीवी भी बहुत छोटी क्वांटिटी है। दोनों छोटी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटी क्वांटिटी आएगी, इसलिए डीएम इंटू डीवी को बाकियों के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर देते हैं, बाकियों के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर देते हैं। और जैसे आपको 1 में 0.00001 ऐड करना हो, अरे तो ऐड करो चाहे ना करो, क्या फर्क पड़ता है। उसी प्रकार से बाकी क्वांटिटीज लार्ज हैं, उनके कंपेरिजन में बहुत स्मॉल है, इसलिए इसको हमने क्या किया? निगलेक्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको लेते हैं लेफ्ट साइड में, इसको लेते हैं लेफ्ट साइड में, हो जाएगा माइनस एम इंटू डी वी इक्वल टू माइनस डी एम इंटू वी प्लस वी जी। हाँ, जो कि यहाँ पे हम ये माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, कर भी देंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे हम एक चीज और कंसिडर करने वाले हैं, v प्लस वी जी के बारे में विचार करने वाले हैं। क्या हमको इसकी हेल्प से कुछ मिलने वाला है क्या? ये माइनस तो कैंसिल कर दीजिए, मान लो कि प्लस आ गया। v प्लस वी जी पर जरा विचार करते हैं। एक काम करते हैं, जो गैस है, स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट लिखने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट इटी। इसको हम यू से रिप्रेजेंट करें। किससे रिप्रेजेंट करें? यू से। दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, मीन्स वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब रॉकेट के रिस्पेक्ट में, यानी रॉकेट
के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो गैस की क्या वेलोसिटी है ना। जैसे अभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात थी तो Vg है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात क्या है, Vg है। रॉकेट के रिस्पेक्ट में क्या बात होगी, वो थोड़ी सी अलग होगी। क्या होगी, निकलेगा हमें वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। गैस की वेलोसिटी में से रॉकेट की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी मिलती है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटीज का डिफरेंस। तो इसका मतलब हुआ वेलोसिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ओके, माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो U इक्वल टू हमको मिलने वाला है, क्या मिल सकता है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ गैस Vg है, क्या है Vg। लेकिन ये तो वेलोसिटी कर ना, यहां पे एरो नहीं लगा रहे हैं हम लोग, एरो लगाए हैं, ये देखो एरो, Vg माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, रॉकेट की वेलोसिटी को टाइम t पर हमने v ले रखा है, क्या ले रखा है, v, वेक्टर डिफरेंस। लेकिन अगर हम वेक्टर रूल के हिसाब से देखें तो Vg की डायरेक्शन डाउनवर्ड और v की डायरेक्शन अपवर्ड, यानी दो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शंस अपोजिट हैं, जिनकी डायरेक्शंस अपोजिट हैं। डायरेक्शंस अपोजिट होने पर उनके डिफरेंस निकालने के लिए मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर लेते हैं, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड को विद साइन रख सकते हैं। विद साइन मतलब अपवर्ड को अगर पॉजिटिव लें, डाउनवर्ड को नेगेटिव लें, तो कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो मैग्नीट्यूड का मतलब Vg नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि ये डाउनवर्ड है, माइनस v ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, इसलिए पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। अरे माइनस तो डिफरेंस की वजह से आ रहा है ना। कहीं सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो अगर इसको और डिटेल में आप समझना चाहें, क्योंकि साइन कन्वेंशन यूज किया जा रहा है, हमने कहा था डायरेक्शंस अपोजिट होने पर मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर लेते हैं। एक काम करिए, आप ऐसे प्लस लगा दीजिए, लेकिन प्लस लगाएंगे तो बाहर अब हम माइनस लगा देंगे। ये डायरेक्शन बताने के लिए, कि जो रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट है वो डाउनवर्ड है। किधर है, डाउनवर्ड। अरे गैस तो पीछे की तरफ, मतलब जिधर रॉकेट मूव कर रहा है उसके अपोजिट मूव कर रही है ना, इसीलिए सामने माइनस लग जाएगा। ओके, साइन को इंडिकेट करने के लिए माइनस का यहां पे और कोई रोल नहीं है। तो Vg प्लस v मिल गया हमको। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट Vg प्लस v की जगह पे माइनस u लिखा जा सकता है। यहां पर इंप्लाइज दैट v प्लस Vg इक्वल टू माइनस u। दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे देखिए, m इंटू dv इज इक्वल टू माइनस u इंटू dm, ना भैया। इसकी जगह पे इक्वेशन नंबर अगर मैं 1 मान लूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके, क्या हो गया 1, और इसको 2 मान लूं तो एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, m dv इक्वल टू माइनस dm इंटू v प्लस vg। v प्लस vg की जगह पे माइनस u लिख दिया हमने। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो m dv इक्वल टू माइनस u dm आया है, तो यहाँ पे मास के साथ कर लें, ले जाकर डिवाइड कर दें तो आ जाएगा dv इक्वल टू माइनस u dm। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि बताया मैंने वेलोसिटी हमें चाहिए, जो वेलोसिटी चाहिए होती है तो dv है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे कैंसिल करके वेलोसिटी हमको दे देंगे, तो इसीलिए हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना। और हमको वेलोसिटी एट टाइम t यानी v की वैल्यू चाहिए हमको, तो वो निकालने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। नाउ हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम ऐसे यहीं पर लिख दे रहे हैं, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड,
बोथ साइड। क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस यू कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm बाई एम, इंटीग्रेशन ऑफ dm बाई एम। जरा विचार कीजिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dm बाई एम। अब जो है लिमिट भी लगानी पड़ेगी। क्या होगा? लिमिट भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए हमको वेलोसिटी एट एन टाइम t चाहिए और इनिशियली क्या थी v नॉट, मतलब वेलोसिटी का चेंज हो रहा है v नॉट से v, मास का चेंज हो रहा है m नॉट से m, तो लिमिट लगेगी फ्रॉम v नॉट टू v, मास के लिए जो लिमिट लगेगी m नॉट टू m। ये लिमिट लगाते हैं इंटीग्रेशन में, लिमिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं। सिंपल सी बात होती है। इंटीग्रेशन मतलब है एक्सटेंड करना, और लिमिट क्या है ये बताती है कहां से लेकर के कहां तक एक्सटेंड करना है। ऐसा नहीं कि हमको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है, तो लिमिट लग गई। अब डी और इंटीग्रेशन आमने सामने गायब हो जाएंगे, बचेगी सिर्फ ये क्वांटिटी। मैं आपको इंटीग्रेशन के रूल में बता चुका हूं, तो ये सिंपली क्या बच रहा है? v। क्या बचेगी यहां पर? v। लिमिट लगेगी कहां से कहां तक? v नॉट से v, v नॉट से v तक ये लिमिट लग गई। उसके बाद इज इक्वल टू माइनस यू। हाँ, dm बाई एम का इंटीग्रेशन क्या होगा, जरा इसके बारे में आप याद कीजिए, क्या आपको पता है? वो सीधा सीधा log m। देखिए ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log x टू द बेस e। ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू log x टू द बेस e। ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिए, ये आपको बहुत जगह पे मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा और केमिस्ट्री में भी आपको ये फार्मूला मिलता रहता है, इसलिए फार्मूला आप लर्न कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू log x टू द बेस e। जब भी आपको 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा सीधा आप log x लिखोगे। यहां पर x की जगह पे सिर्फ m है ना, तो हम आगे भी फार्मूला वही लगाएंगे बट x की जगह पे m लिखेंगे, तो हो जाएगा इज इक्वल टू log m। लिमिट वही रहेगी भैया, m नॉट से m तक। लिमिट पहले जो इंटीग्रेशन पर लगी है, अब वो स्क्वायर ब्रैकेट, जब वो इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज कर लेते हैं तो उसके बाद लिमिट लगाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट लिख करके लिमिट लगाते हैं। लोअर लिमिट m नॉट, अपर लिमिट m। लोअर मतलब इनिशियल वैल्यू, अपर मतलब फाइनल वैल्यू। अब देखिए लिमिट को इसमें पुट कर देते हैं और एक्सपेंड कर देते हैं, और तो देखिए क्या आएगा। अच्छा एक बात यहां पे और भी कर सकते हैं, चलो पहले वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये देखिए v की जगह पे कैपिटल v की जगह पे v लिखेंगे पहले, माइनस फिर लोअर लिमिट मतलब v नॉट इज इक्वल टू माइनस u, जैसे है वैसे रहेगा। बस लॉग वाली बात आएगी, यहां पे टू द बेस e रहता है, नहीं लिखेंगे तो भी इसका मतलब बेस e ही है। तो अपर लिमिट रखेंगे m की जगह पे तो आएगा log m टू द बेस e माइनस फिर लोअर लिमिट यहां पे रखेंगे मतलब log m नॉट टू द बेस e। देखिएगा स्टूडेंट्स, आप ये घबराइएगा मत, सर ये लिमिट को ये माइनस क्यों कर रहे हैं, तो लिमिट का ये प्रोसेस ही होता है। अपर लिमिट रखते हैं जो वैल्यू आती है, उसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रख करके उसी को फिर से लिख देते हैं। ठीक, तो उसमें घबराने की बात नहीं। जब भी आपको इंटीग्रेशन करना होगा, जहां भी करना होगा और लिमिट लगी होगी तो आपको यही प्रोसेस करना है। ठीक, अब यहां पर एक फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला है? वो एक फार्मूला है log x माइनस log y इज इक्वल टू log x अपॉन y। log x माइनस log y इज इक्वल टू होता है log x अपॉन y। जहां पर बेस नहीं लगाया गया है सबका बेस e माना जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो होगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू यू इंटू, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव को पहले लिख रहे हैं log m नॉट टू द बेस e माइनस log m टू द बेस e, ऐसा आएगा। अब ये फॉर्मूला यूज कर देंगे v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू यू इंटू
लॉग एम नॉट अपॉन एम आ गया। क्या आ गया? एम नॉट अपॉन एम। ये चेंज इन स्पीड के लिए फार्मूला है, और v इक्वल टू वी नॉट प्लस यू इंटू लॉग एम नॉट अपॉन एम अपॉन टू द बेस ई। एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एट एनी इंस्टेंट टी वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट विल बी वी नॉट प्लस यू लॉग एम नॉट बाई एम टू द बेस ई, वेयर एम इज द mass of that rocket at that instant, mass of that rocket at that instant। इसकी वैल्यू आपको इंटीग्रेशन से, स्टूडेंट्स आप लोग देखिए हमने क्या किया था, इफ एट टी इक्वल टू 0 वी नॉट इक्वल टू 0, हमने शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट माना हुआ था। हमने क्या किया था, इनिशियल वेलोसिटी को हमने वी नॉट माना हुआ था। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान लिया जाए तब क्या आएगा, तब आएगा v इक्वल टू वी नॉट तो 0 हो गया, तब आएगा u log m नॉट बाई m। मीन्स वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विल बी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचुरल, इसे नेचुरल लॉग बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचुरल लॉग ऑफ रेशियो ऑफ इनिशियल मास ऑफ रॉकेट टू द मास ऑफ दैट रॉकेट एट दैट इंस्टेंट। तो किसी इंस्टेंट का वेलोसिटी इस प्रकार से ये डिपेंड करती है। दोनों बात को आप लिख लीजिएगा किन किन बातों पे। फर्स्ट, मास वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। सेकेंड, is directly proportional to the natural logarithm of ratio of initial mass of the rocket to the mass of the rocket at that instant। ओके स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हो गई। अब आइए आपको बताते हैं कि मास ऑफ रॉकेट आप कैसे पता करेंगे। क्या मास ऑफ रॉकेट आप कैसे पता करेंगे? इनिशियल मास m नॉट है, तो एट टाइम t मास क्या होगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास dm बाई dt होता है कि नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास dm बाई dt होता है, तो वो हो जाएगा m इक्वल टू m नॉट माइनस मतलब कितना मास बाहर निकल चुका होगा इन टाइम। तो dm बाई dt रेट से मास बाहर आ रहा है, इस रेट से पर यूनिट टाइम इतना मास बाहर आ रहा है, तो टाइम t में कितना मास बाहर आ जाएगा, इंटू टी इंटू डी एम बाई डी टी। तो m इक्वल टू एम नॉट माइनस टी इंटू डी एम बाई डी टी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से कितना मास बाहर आ चुका होगा आप ये निकाल लेंगे। ठीक, एक और बात आती है बर्न आउट स्पीड। बर्न आउट स्पीड का मतलब यह होता है जब रॉकेट का सारा फ्यूल जल चुका है तब रॉकेट की स्पीड क्या है, उसी को बर्न आउट स्पीड कहते हैं, है ना। द स्पीड ऑफ रॉकेट व्हेन ऑल ऑफ इट्स फ्यूल इज बर्न आउट इज नोन एज बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। तो डिफिनेशन को स्टूडेंट्स आप लोग लिख लीजिएगा। क्या? द स्पीड ऑफ रॉकेट व्हेन इट्स टोटल फ्यूल इज कंज्यूम्ड इज नोन एज बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। इट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द रॉकेट, इट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द रॉकेट अचीव्ड बाई इट। मैक्सिमम स्पीड जो है ये होती है, तो इसको हम वीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, बर्न आउट स्पीड वीबी। इसमें क्या होता है, सारा फ्यूल जल चुका होता है, तो उसमें जो मास बचता है उसको रेजिडुअल मास कहते हैं, तो उसको एमआर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा यू लॉग एम नॉट। अच्छा, पूरा फार्मूला अगर लिखें तो वी नॉट प्लस यू लॉग एम नॉट बाई एम आर टू द बेस ई, जहां पर एम आर क्या है, रेजिडुअल मास है।
है ना, मीन्स फ्यूललेस रॉकेट का मास है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हमें लगता है आपको ये क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, जो गैस बाहर निकलती है इसकी वजह से रॉकेट पर अपवर्ड फोर्स कितना लगता है। अपवर्ड फोर्स जो रॉकेट पर लगेगा उसे ही बोलते हैं थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। तो गैस के बाहर निकलने की वजह से रॉकेट पर अपवर्ड थ्रस्ट कितना लगता है। तो हमने अभी देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लिखा हुआ था 182 क्या था, m dv इक्वल टू माइनस यू डी एम, यही था ना। इक्वेशन नंबर 2 आप पलट के देखिए, तो m dv इक्वल टू माइनस यू डी एम, है ना। इसी में dt से आप अगर दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको m इंटू डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी। और dv बाई डी टी का मतलब होता है एक्सेलरेशन, dv बाई डी टी का मतलब हो गया एक्सेलरेशन किसका, रॉकेट का। देयरफॉर इसको हम a से रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा ma इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, मीन्स ये थ्रस्ट f, इसे हम थ्रस्ट करते हैं, f से रिप्रेजेंट कर लेंगे माइनस यू डी एम बाई डी टी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो गैसेस बाहर निकल रही हैं उनके द्वारा रॉकेट पर जो लगातार अपवर्ड फोर्स लगाया जाता रहेगा वो होगा माइनस यू डी एम बाई डी टी। अगर गैसेस कांस्टेंट रेट से बाहर आ रही हैं तो ये फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा, उनकी ये रिलेटिव स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, डी एम बाई डी टी भी कांस्टेंट रहेगा, तो फोर्स भी कांस्टेंट, यानी रॉकेट पर ऑलवेज एक कांस्टेंट फोर्स अपवर्ड लगता रहेगा और रॉकेट आसानी से ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव करता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो थ्रस्ट अप्लाइड बाय गैसेस ऑन द रॉकेट है, लेकिन नेट फोर्स ऑन द रॉकेट क्या होगा, नेट फोर्स ऑन द रॉकेट क्या होगा। ध्यान देने की बात है, थ्रस्ट और नेट फोर्स में अंतर क्या है। थ्रस्ट का मतलब है गैसेस ने जो अपवर्ड फोर्स लगाया और नेट फोर्स का मतलब है सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट। तो रॉकेट पर एक और फोर्स लग रहा है जो है ग्रेविटी, उसका वेट। गैस, ये रॉकेट है, ये निकलती हुई गैसेस इस पर अपवर्ड फोर्स लगा रही हैं और इसका वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, यानी इस पर दो फोर्सेस हैं, तो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, है ना, नेट फोर्स ऑन द रॉकेट विल बी इक्वल टू ये माइनस यू डी एम बाई डी टी। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें हम, डायरेक्शन को ना शो करें, है ना, तो माइनस एम जी। कहेंगे सर आपने ये गलत कर दिया, ये भाई यहां पे है तो उसको आप ऐसे रखिए। देखिए यहां पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, यहां पर नेगेटिव साइन बता रहा है कि टाइम बढ़ने के साथ मास ऑफ रॉकेट कम हो रहा है, टाइम बढ़ने के साथ मास ऑफ रॉकेट कम हो रहा है, तो इसलिए सामने माइनस है। अगर नेगेटिव रहेगा तो यहां पर नेगेटिव दोबारा आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से नेट फोर्स ऑन द रॉकेट इज यू डी एम बाई डी टी माइनस एम जी। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालना चाहे तो फोर्स का मतलब एम ए इक्वल टू यू डी एम बाई डी टी माइनस एम जी। एम से डिवाइड कर देंगे तो ए इक्वल टू आ जाएगा यू बाई एम डी एम बाई डी टी माइनस जी, और एम की वैल्यू अगर यहां पर रख देंगे तो आ जाएगा यू बाई एम नॉट माइनस टी इंटू डी एम बाई डी टी इंटू डी एम बाई डी टी माइनस जी। गलती मत करिएगा कि इसको काट दें, क्योंकि यहाँ पे इसको माइनस करना है तो काटने वटने वाली बात वहां पे आएगी नहीं, है ना। ध्यान देने की बात है, कुछ लोग गलती कर देते हैं, कैंसिल से मैं कैंसिल कर दो, बट ऐसा कुछ नहीं है। नीचे की पूरी क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए, एम की वैल्यू एम नॉट माइनस टी इंटू डी एम बाई डी टी। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है रॉकेट प्रोपल्शन की लगभग सारी बात आपको क्लियर होगी। इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स वगैरह नेक्स्ट आपको बताऊंगा। पहले आप थ्योरेटिकली इसको अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए, आप इसके फार्मूलों को देखिए, पूरी बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, वो मैं आपका प्रॉब्लम्स दूर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद।